क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस भावनात्मक अराजकता को महसूस करते हैं, वह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक गलत दिशा में लगी हुई शक्ति है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके भीतर का तूफान वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज हम सतही सकारात्मकता और खोखली प्रेरणा की बातों से बहुत आगे जाएंगे। हम एक ऐसे सिद्धांत पर बात करेंगे जो हजारों सालों से योद्धाओं, सम्राटों और विचारकों का गुप्त हथियार रहा है। हम बात करेंगे उस स्टोइक एंकर की जो आपको तब स्थिर रखता है जब आपके चारों ओर दुनिया बिखर रही हो। यह वीडियो आपको इतिहास नहीं सिखाएगा, ये आपको एक मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। एक ऐसा ढांचा जो आपको न केवल भावनाओं को समझने, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से दिशा देने की क्षमता प्रदान करेगा। यह वह ज्ञान है जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे बाहरी दुनिया में समाधान खोजते रहते हैं, जबकि असली लड़ाई और असली जीत भीतर होती है। अगर आप अपने मन के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं, तो नीचे टिप्पणी में नियंत्रण लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक पुरुष एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। हम पर लगातार सूचनाओं, अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों की बमबारी हो रही है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम मजबूत हों, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कहा जाता है। हमसे सफल होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन विफलता के डर से हमें पंगु बना दिया जाता है। इसका परिणाम एक स्थायी, निम्न स्तरीय चिंता, भावनात्मक अस्थिरता का एक चक्र, जहां क्रोध, निराशा और भ्रम हम पर हावी हो जाते हैं। पारंपरिक सलाह, बस मजबूत बनो या इसके बारे में मत सोचो, काम नहीं करती। यह आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। भावनाओं को दबाना उन्हें नियंत्रित करना नहीं है, ये बस उनके विस्फोट के लिए दबाव बनाना है। समस्या ये नहीं है कि हम भावनाएं महसूस करते हैं। समस्या ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि उनका प्रबंधन कैसे करें। हमें एक नक्शे के बिना एक तूफानी समुद्र में फेंक दिया गया है। स्टोइकवाद वह नक्शा और वह कंपास है। यह हमें सिखाता है कि लहरों को रोकने की कोशिश करने के बजाय अपने जहाज को चलाना कैसे सीखे। यह हमें उस आंतरिक एंकर को खोजना सिखाता है जो हमें सबसे भीषण तूफानों में भी स्थिर रख सकता है। पहला खंड, भावनाओं का महान धोखा। आपके भीतर जो भावनात्मक उथल-पुथल है, वह वास्तविकता नहीं है। यह वास्तविकता पर आपकी प्रतिक्रिया है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना कुछ ही लोग समझ पाते हैं। अधिकांश पुरुष अपनी भावनाओं को अकाट्य सत्य मानते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए स्थिति वाकई खराब है। मैं चिंतित हूं, इसलिए कुछ बुरा होने वाला है। यह सबसे बड़ा मानसिक धोखा है जो आपको कमजोर और प्रतिक्रियाशील बनाता है। स्टोइक्स ने 2000 साल पहले यह समझ लिया था कि भावनाएं बाहरी घटनाओं से उत्पन्न नहीं होती। वे उन घटनाओं के बारे में हमारे निर्णयों, हमारी धारणाओं से उत्पन्न होती हैं। वे बाहरी दुनिया के बारे में तथ्य नहीं हैं। वे हमारी आंतरिक दुनिया के बारे में डेटा हैं। जब आप अपनी भावनाओं को अचूक सत्य के रूप में देखना बंद कर देते हैं और उन्हें केवल डेटा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो खेल बदल जाता है। आप उनके गुलाम नहीं रहते। आप एक विश्लेषक बन जाते हैं जो पूछता है, यह भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है और क्या इसकी व्याख्या सही है? यह पहला कदम है जो आपको अराजकता से निकालकर नियंत्रण की सीट पर बिठाता है। दूसरा खंड, स्टोइक एंकर का पहला स्तंभ, नियंत्रण का विभाजन। यह स्टोइकवाद का सबसे शक्तिशाली और सरल सिद्धांत है, और यही वह नींव है जिस पर आपकी मानसिक दृढ़ता का महल खड़ा होगा। सिद्धांत यह है, इस दुनिया में कुछ चीजें आपके नियंत्रण में है और बाकी नहीं है। यही सब कुछ है। यही वह एकमात्र रहस्य है जिसे आपको जानना आवश्यक है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य, आपकी प्रतिक्रियाएं। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? लगभग बाकी सब कुछ। मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ट्रैफिक,
अतीत, भविष्य। औसत व्यक्ति अपना 99% समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वे दूसरे लोगों की राय से परेशान होते हैं, अतीत पर पछतावा करते हैं और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। यह अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ऐसे ब्लैक होल में फेंकने जैसा है जहां से वह कभी वापस नहीं आती। एक शक्तिशाली पुरुष, एक आधुनिक स्टोइक, अपनी सारी ऊर्जा उस 1% पर केंद्रित करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, उसका अपना मन और उसके अपने कार्य। वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी आंतरिक दुनिया का स्वामी बनता है। तीसरा खंड, व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रभाव का चक्र। तो आप इस महान सिद्धांत को दैनिक जीवन में कैसे लागू करते हैं? एक सरल मानसिक व्यायाम के माध्यम से, जिसे प्रभाव का चक्र कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर दो वृत्त हैं। भीतरी वृत्त में वे सभी चीजें हैं जिन्हें आप सीधे नियंत्रित कर सकते हैं। आज आप क्या खाते हैं? क्या आप व्यायाम करते हैं? आप अपने सहकर्मी को कैसे जवाब देते हैं? आप अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं? बाहरी वृत्त में वे सभी चीजें हैं जिनकी आप परवाह तो करते हैं, लेकिन जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका बॉस आपको प्रमोशन देगा या नहीं, आपका साथी आपसे सहमत है या नहीं, कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। भावनात्मक अराजकता तब पैदा होती है जब आप अपना मानसिक ध्यान बाहरी वृत्त पर केंद्रित करते हैं। शांति और शक्ति तब मिलती है जब आप अपना पूरा ध्यान भीतरी वृत्त पर केंद्रित करते हैं। अगली बार जब आप चिंतित या क्रोधित महसूस करें, तो रुकें और पूछें, जिस चीज के बारे में मैं परेशान हूं, क्या वह मेरे भीतरी वृत्त में है या बाहरी? यदि यह बाहरी वृत्त में है, तो इसे स्वीकार करें और इसे जाने दें। यदि यह भीतरी वृत्त में है, तो उस पर कार्रवाई करें। यह अभ्यास रेत में एक रेखा खींचने जैसा है, जो आपको अनावश्यक पीड़ा से बचाता है। चौथा खंड, दूसरे क्या सोचते हैं, नियंत्रण का अंतिम भ्रम। पुरुषों के लिए भावनात्मक दर्द का सबसे बड़ा स्रोत यह चिंता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह एक मानसिक जेल है जिसमें हम स्वेच्छा से खुद को बंद कर लेते हैं। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें पसंद नहीं, ऐसी बातें कहते हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते, और ऐसे जीवन जीते हैं जो हमारा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यह क्रूरता से ईमानदार है। दूसरे लोगों की राय आपके नियंत्रण के बाहरी वृत्त में सबसे दूर स्थित चीज है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कोशिश करना भी पागलपन है। उनकी राय उनके जीवन, उनके अनुभवों और उनकी असुरक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, क्या यह अजीब नहीं है कि हम खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, फिर भी अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं? जिस क्षण आप वास्तव में यह समझ जाते हैं कि दूसरों की राय पर आपका शून्य नियंत्रण है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप प्रामाणिक रूप से कार्य करना शुरू करते हैं। आप जोखिम उठाते हैं। आप वह व्यक्ति बनना शुरू करते हैं जो आप वास्तव में हैं, न कि वह संस्करण जो आपको लगता है कि दुनिया देखना चाहती है। यह सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है कि क्या नियंत्रित करना है और क्या नहीं। तो अगला कदम एक ऐसी जगह बनाना है जो बाहरी दुनिया के तूफानों से सुरक्षित हो। स्टोइक्स इसे आंतरिक गढ़ कहते थे। यह आपके मन के भीतर एक अजेय किला है जहां कोई भी बाहरी घटना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह आपकी मानसिक शरण स्थली है। यह गढ़ ईंट और गाड़े से नहीं बना है। यह आपके सिद्धांतों, आपके मूल्यों और आपके तर्क से बना है। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, जब कोई आपको ट्रैफिक में काट देता है, जब आपको अप्रत्याशित बुरी खबर मिलती है, ये सभी आपके गढ़ की दीवारों पर हमला करने वाली सेनाओं की तरह है। एक अप्रशिक्षित मन इन हमलों के आगे ढह जाता है, लेकिन एक प्रशिक्षित स्टोइक अपने गढ़ के भीतर पीछे हट जाता है। वह याद करता है कि घटनाएं स्वयं उसे चोट नहीं पहुंचा सकती, केवल उन पर उसका निर्णय ही उसे चोट पहुंचा सकता है। वह अपने सिद्धांतों पर वापस लौटता है।
वह शांत और तर्कसंगत रहता है। आपका आंतरिक गढ़ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास स्वाभाविक रूप से है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप जानबूझकर दिन प्रतिदिन के अभ्यास से बनाते हैं। छठा खंड, आपके गढ़ का वास्तुकार, आपके निर्णय। तो आप इस आंतरिक गढ़ का निर्माण कैसे करते हैं? हर एक निर्णय के साथ जो आप लेते हैं, आपके निर्णय वे ईंटें हैं जिनसे आपका गढ़ बनता है। जब आप अपमान का जवाब शांति से देते हैं, तो आप एक ईंट रखते हैं। जब आप असुविधा के बावजूद जिम जाते हैं, तो आप एक और ईंट रखते हैं। जब आप तत्काल संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्य चुनते हैं, तो आप दीवारों को और ऊंचा बनाते हैं। इसके विपरीत, जब आप गुस्से में फट पड़ते हैं, जब आप आलस्य के आगे झुक जाते हैं, जब आप दूसरों को दोष देते हैं, तो आप अपनी ही दीवारों में छेद कर रहे होते हैं। यही कारण है कि स्टोइक्स के लिए चरित्र ही सब कुछ था। चरित्र केवल यह नहीं है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपके आंतरिक गढ़ की संरचनात्मक अखंडता है। हर दिन आपके पास सैकड़ों अवसर होते हैं अपने गढ़ को मजबूत करने या उसे कमजोर करने के। एक शक्तिशाली पुरुष समझता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आंतरिक किले का वास्तुकार और रक्षक बनना है। वह जानता है कि बाहरी दुनिया हमेशा अराजक रहेगी, लेकिन जब तक उसका गढ़ मजबूत है, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। सातवां खंड, आपके किले के चारों ओर की खाई, स्वैच्छिक असुविधा। एक किले को सिर्फ दीवारों की ही नहीं, बल्कि एक खाई की भी जरूरत होती है जो दुश्मनों को दूर रखे। स्टोइकवाद में यह खाई स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास है। यह जानबूझकर खुद को छोटी छोटी मुश्किलों में डालने का कार्य है, ताकि जब बड़ी मुश्किलें आई तो आप तैयार रहे। यह अभ्यास आधुनिक समाज के आराम और सुविधा के प्रति जुनून के ठीक विपरीत है। हम हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं। स्टोइक कठिन रास्ता खोजता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उदाहरण, ठंडे पानी से नहाना, एक दिन उपवास करना, बिना फोन के लंबी सैर पर जाना, जानबूझकर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना। ये छोटे कार्य आपके लचीलेपन की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं। वे आपके मन को सिखाते हैं कि मैं असुविधा सहन कर सकता हूं, मैं मुश्किलों से गुजर सकता हूं। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों को गले लगाते हैं, तो जीवन जब आप पर अनैच्छिक रूप से बड़ी कठिनाइयां फेंकता है, तो आप हैरान या अभिभूत नहीं होते। आपने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है। स्वैच्छिक असुविधा विलासिता और आराम के प्रति आपकी मानसिक निर्भरता को तोड़ती है और आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति प्रदान करती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आठवां खंड, वॉच टावर, ऊपर से एक नजरिया। हर किले में एक वॉच टावर होता है, जहां से आप युद्ध के मैदान को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देख सकते हैं। स्टोइक अभ्यास में यह ऊपर से एक नजरिया या प्लेटो का नजरिया कहलाता है। यह एक मानसिक व्यायाम है जहां आप अपनी वर्तमान स्थिति से झूम आउट करते हैं और इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, अपने शहर के ऊपर, अपने देश के ऊपर और फिर पृथ्वी के ऊपर, जब तक कि यह एक छोटा नीला गोला न बन जाए। उस विशालता से अपनी समस्या को देखें। वह अपमान, वह समय सीमा, वह चिंता, वे कितने छोटे और महत्वहीन लगते हैं। यह अभ्यास आपके अहंकार को कम करने और आपकी समस्याओं को उनके वास्तविक आकार में देखने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी व्यक्तिगत नाटक की कहानी ब्रह्मांड की महान कहानी में एक छोटा सा कण है। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है, यह परिप्रेक्ष्य हासिल करने के बारे में है। जब आप चीजों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो छोटी मोटी परेशानियां आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की अपनी शक्ति खो देती हैं। आप बड़ी तस्वीर देखते हैं और उस बड़ी तस्वीर में शांति है। आदुगर में बदल जाता है। यह वह सिद्धांत है जो आपको अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति देता है। सिद्धांत यह है, कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। यह केवल हमारी धारणा,
हमारा निर्णय है जो इसे ऐसा बनाता है। नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, कोई बीमारी, ये घटनाएं हैं। हम उन्हें आपदा, त्रासदी या अंत का लेबल देते हैं। स्टोइक उन्हें अवसर, सबक या नई शुरुआत का लेबल देने का विकल्प चुनता है। यह मानसिक रसायन की तरह है। शीशे जैसी नकारात्मक घटनाओं को सोने जैसे अवसर में बदलना। यह सकारात्मक सोच का ढोंग करने के बारे में नहीं है। यह वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है। यह हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, रचनात्मक रूप से अवसर खोजने के बारे में है। जब आप अपनी धारणा पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता समाप्त कर देते हैं। आपको खुश या शांत महसूस करने के लिए अच्छी चीजों के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति से मूल्य और अर्थ निकालने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। 10वां खंड, बाधा ही रास्ता है। यह धारणा के रसायन का सबसे क्रियात्मक सिद्धांत है। मार्कस ऑरेलियस ने इसे सबसे अच्छे से कहा, जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वह रास्ता बन जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर बाधा, हर चुनौती, हर समस्या जिसे आप दूर करना चाहते हैं, वास्तव में आगे बढ़ने का सटीक मार्ग है। औसत व्यक्ति बाधाओं से बचता है। वह शिकायत करता है, वह उन्हें टालता है, वह चाहता है कि वे चली जाए। स्टोइक बाधाओं की ओर बढ़ता है। वह समझता है कि शक्ति बाधाओं से बचने से नहीं, बल्कि उन्हें दूर करने से आती है। एक कठिन प्रोजेक्ट आपको धैर्य और कौशल सिखाता है। एक मुश्किल व्यक्ति आपको सहानुभूति और सीमाएं निर्धारित करना सिखाता है। एक वित्तीय संकट आपको मितव्ययिता और सरलता सिखाता है। बाधा आपको वह गुण विकसित करने का अवसर देती है जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो जीवन आपके खिलाफ काम करना बंद कर देता है और आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। हर समस्या एक प्रशिक्षण सत्र बन जाती है। हर चुनौती आपके चरित्र को निखारने का एक अवसर बन जाती है। आप अजेय बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको कभी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इसलिए कि आप किसी भी बाधा को अपने ईंधन में बदल सकते हैं। 11वां खंड, विफलता को फिर से परिभाषित करना। डेटा, हार नहीं। हमारी संस्कृति विफलता से डरती है। इसे शर्म और कमजोरी का संकेत माना जाता है। यह डर हमें जोखिम लेने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। स्टोइक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। स्टोइक के लिए विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं, और हर परिणाम बस डेटा होता है। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं और वह विफल हो जाता है, तो आप असफल नहीं हुए हैं। आपने डेटा एकत्र किया है कि क्या काम नहीं करता। यह एक प्रतिक्रिया है जिसे आप अपने अगले प्रयास को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह मानसिकता आपको भावनात्मक रूप से परिणामों से अलग करती है। आपकी आत्म मूल्य आपकी सफलता या विफलता से नहीं जुड़ी होती है। यह आपके प्रयासों और सीखने की आपकी क्षमता से जुड़ी होती है। जब आप विफलता के डर को दूर कर देते हैं, तो आप प्रयोग करने, कोशिश करने और बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप समझते हैं कि एकमात्र सच्ची विफलता कोशिश न करना है। हर ठोकर आगे बढ़ने का एक कदम बन जाती है, और हर नहीं आपको एक हाँ के करीब ले जाता है। यह वह मानसिकता है जो महान अन्वेषकों, उद्यमियों और नेताओं का निर्माण करती है। विकता की निर्माता है। जिस तरह से आप अपने अनुभव का वर्णन करते हैं, वह सीधे तौर पर यह निर्धारित करता है कि आप इसे कैसे महसूस करते हैं। यह आपकी धारणा को आकार देने का एक सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है। उदाहरण के लिए, मुझे यह काम करना है कहने के बजाय मुझे यह काम करने का मौका मिला है कहें। मेरे पास एक समस्या है कहने के बजाय मेरे पास एक अवसर है कहें। यह एक आपदा है कहने के बजाय यह एक अप्रत्याशित परिणाम है कहें। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपकी आंतरिक दुनिया को सक्रिय रूप से आकार देने का कार्य है। करना है, एक बोझ महसूस कराता है। मौका मिला है, कृतज्ञता पैदा करता है। समस्या भारी लगती है,
अवसर सशक्त महसूस कराता है। जब आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। उन पुरुषों की बात सुने जो शक्तिशाली और शांत हैं। वे अपनी भाषा में सटीक, जानबूझकर और सशक्त होते हैं। वे शिकायत या दोषारोपण की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। वे जिम्मेदारी और अवसर की भाषा का उपयोग करते हैं। प्रीमेडिटेटिव मेलोरम या बुराइयों का पूर्व ध्यान भी कहा जाता है। यह जानबूझकर कल्पना करने का अभ्यास है कि चीजें गलत हो सकती हैं। यह आधुनिक सकारात्मक सोच के बिल्कुल विपरीत लगता है, लेकिन यह चिंता को कम करने और कृतज्ञता बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह अभ्यास निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह तैयारी और परिप्रेक्ष्य के बारे में है। हर सुबह कुछ मिनटों के लिए कल्पना करें कि आपका दिन कैसा गलत हो सकता है। आप एक महत्वपूर्ण बैठक चूक सकते हैं। आपकी कार खराब हो सकती है। आप किसी प्रियजन से बहस कर सकते हैं। फिर दो चीजें करें। पहला, योजना बनाइए कि आप इन स्थितियों में कैसे तर्कसंगत और शांत रूप से प्रतिक्रिया देंगे। आप पहले से ही एक कार्य योजना बना रहे हैं। दूसरा, जब ये बुरी चीजें वास्तव में नहीं होती हैं, तो आप अविश्वसनीय रूप से कृतज्ञ महसूस करते हैं। आपका सामान्य औसत दिन अचानक एक उपहार जैसा लगता है। यह अभ्यास आपको भविष्य के झटकों के खिलाफ मानसिक रूप से टीका लगाता है और आपको वर्तमान क्षण की सराहना करने में मदद करता है। एक आम गलतफहमी यह है कि यह आपको एक चिंतित और नकारात्मक व्यक्ति बना देगा। ये केवल तभी सच है जब आप इसे गलत तरीके से करते हैं। कुंजी ये है कि इसे एक तार्किक, अलग अभ्यास के रूप में देखा जाए, न कि एक भावनात्मक चिंता सत्र के रूप में। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला, संभावित नकारात्मक परिणाम की पहचान करें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी नौकरी खो सकता हूं। दूसरा, कल्पना करें कि आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे। मैं अपने खर्चे कम करूंगा, अपना बायोडाटा अपडेट करूंगा, अपने नेटवर्क से संपर्क करूंगा। आप समस्या को एक कार्रवाई योग्य योजना में बदल रहे हैं, जिससे यह कम डरावना लगता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, वर्तमान में वापस आइए और इस तथ्य की सराहना करें कि यह सबसे खराब स्थिति अभी तक नहीं हुई है। मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है। यह अभ्यास चिंता में डूबने के बारे में नहीं है। यह लचीलापन बनाने और कृतज्ञता पैदा करने के बारे में है। यह आपको दिखाता है कि आप सबसे बुरे का भी सामना कर सकते हैं, जो आपको वर्तमान में अधिक साहस और शांति से जीने की स्वतंत्रता देता है। धैर्य, अपने रिश्तों, अपनी नौकरी को तब तक महत्व नहीं देते जब तक कि हम उन्हें खोने के कगार पर न हों। स्टोइक इस मानवीय प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए नकारात्मक विजुअलाइजेशन का एक विशिष्ट रूप इस्तेमाल करते हैं। वे जानबूझकर उन चीजों को खोने की कल्पना करते हैं जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका प्रियजन आपके जीवन में नहीं है। उस दोस्त के बिना जीवन की कल्पना करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। उस घर के बिना जीवन की कल्पना करें जो आपको आश्रय देता है। यह एक दर्दनाक विचार है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको गहरी कृतज्ञता की स्थिति में वापस लाना है। जब आप उस कल्पना से बाहर आते हैं और महसूस करते हैं कि वे सभी अद्भुत चीजें अभी भी आपके जीवन में हैं, तो आप उन्हें एक नई प्रशंसा के साथ देखते हैं। यह अभ्यास आपको याद दिलाता है कि आपके जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये आपको हर पल और हर रिश्ते को एक अनमोल उपहार के रूप में मानने के लिए मजबूर करता है। ये तत्काल कृतज्ञता का सबसे तेज मार्ग है। विपत्ति के लिए पूर्वाभ्यास। चिंता भविष्य में एक ऐसी कहानी है जो आपने अभी तक लिखी नहीं है। ये अनिश्चितता और नियंत्रण की कमी के डर से पैदा होती है। स्टोइक का प्रीमेडिटेटिव मैलोरम चिंता का सीधा मारक है, क्योंकि यह आपको अनिश्चितता के लिए तैयार करता है। जब आप सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं और उससे निपटने की योजना बनाते हैं, तो आप अज्ञात के डर को दूर कर देते हैं। आपने इसके बारे में सोचा है, आपने इसका सामना किया है, कम से कम आपके दिमाग में।
ये एक फायर ड्रिल की तरह है। आप अलार्म बजने का इंतजार नहीं करते कि क्या करना है। आप पहले से अभ्यास करते हैं ताकि जब असली आग लगे तो आप शांत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकें। जो लोग चिंता से ग्रस्त हैं, वे अनजाने में नकारात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, लेकिन वे योजना बनाने वाले कदम को छोड़ देते हैं। वे बस सबसे खराब स्थिति में डूब जाते हैं। स्टोइक अभ्यास आपको नियंत्रण वापस देता है। ये आपको अपनी कल्पना के निष्क्रिय शिकार से आपके भविष्य की प्रतिकूलताओं के सक्रिय रणनीतिकार में बदल देता है। 17वां खंड, स्टोइक एंकर का अंतिम स्तंभ, अमोर फाटी। ये स्टोइक दर्शन का शिखर है। ये सबसे उन्नत और शक्तिशाली मानसिकता है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। अमोर फाटी एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है भाग्य से प्रेम। इसका मतलब केवल उन चीजों को स्वीकार करना नहीं है जो आपके साथ होती है। इसका मतलब है उनसे प्यार करना, हर एक चीज से, अच्छा, बुरा और बदसूरत। यह विचार है कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना, हर बाधा, हर त्रासदी आवश्यक है और आपके विकास के लिए एक अवसर है। यह एक निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, बल्कि एक उत्साही आलिंगन है। यह कहना है, न केवल मैं इसे स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं यही चाहता था। यह मानसिकता आपको पीड़ित होने की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करती है। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी होता है, आप उसे अपने ईंधन के रूप में उपयोग करने का एक तरीका खोज लेंगे। यह ब्रह्मांड के साथ बहस करना बंद करने और उसके साथ नृत्य करना शुरू करने जैसा है। मानसिक दुख वास्तविकता के साथ लड़ने से आते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी न हो जैसी वे हैं। हम अतीत को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अलग तरह से व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारी पसंद के अनुसार हों। यह एक दीवार से अपना सिर पीटने जैसा है, दर्दनाक, व्यर्थ और थकाऊ। अमोर फाटी इस संघर्ष को समाप्त करने का अभ्यास है। यह इस तथ्य को गहराई से स्वीकार करने के बारे में है कि आप अतीत को नहीं बदल सकते, आप दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, आप कई बाहरी घटनाओं को नहीं बदल सकते। जिस क्षण आप वास्तव में इस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं, एक अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वह सारी ऊर्जा जो आप शिकायत करने, पछताने और चिंता करने में बर्बाद कर रहे थे, अब उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपलब्ध है जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके कार्य। यह परम स्वतंत्रता है। यह महसूस करना कि आपकी खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने की आपकी क्षमता पर निर्भर है। 19वां खंड, भाग्य को ईंधन में बदलना। अमोर फाटी का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना और जो कुछ भी हो उसे होने देना नहीं है। ये एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया है। ये पूछने के बारे में है, यह घटना जिसे मैं सामान्य रूप से बुरा कहता, मुझे क्या सिखा सकती है? मैं इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं? नौकरी छूटना आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक गंभीर चोट आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सिखा सकती है। एक दिल टूटना आपको भावनात्मक रूप से अधिक लचीला बना सकता है। यह मानसिकता मानती है कि ब्रह्मांड यादृच्छिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है। यह हमेशा आपको वह सबक दे रहा है जिसकी आपको सीखने की जरूरत है। आपका काम उस सबक को खोजना और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करना है। जब आप इस तरह से जीते हैं, तो जीवन एक प्रतिकूल शक्ति से एक सहयोगी भागीदार में बदल जाता है। हर घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आपके चरित्र को गढ़ने और आपको वह व्यक्ति बनाने का एक अवसर बन जाती है जो आप बनने वाले हैं। 20वां खंड, संश्लेषण, आपका स्टोइक एंकर एक्शन में। तो यह सब एक साथ कैसे काम करता है? यह एक 4 भाग वाली प्रणाली है जो आपको किसी भी स्थिति में स्थिर रखती है। जब अराजकता हमला करती है, तो आप सबसे पहले नियंत्रण का विभाजन लागू करते हैं। इस स्थिति में क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं? आप तुरंत अपनी ऊर्जा उन चीजों से हटा देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। फिर
आप अपने आंतरिक गढ़ में पीछे हट जाते हैं। मैं अपने सिद्धांतों और तर्क के आधार पर प्रतिक्रिया दूंगा, न कि आवेगपूर्ण भावना के आधार पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और घटना के बीच एक जगह बनाते हैं। इसके बाद आप धारणा के रसायन का उपयोग करते हैं। मैं इस बाधा को एक अवसर के रूप में कैसे देख सकता हूं? इसमें क्या सबक है? आप स्थिति को फिर से परिभाषित करते हैं ताकि वह आपको कमजोर करने के बजाय सशक्त बनाए। और अंत में आप अमोर फाटी को अपनाते हैं। यह होना ही था। मैं इसे स्वीकार करता हूं, इससे प्यार करता हूं और इसे अपने विकास के लिए उपयोग करूंगा। आप वास्तविकता के साथ अपने संघर्ष को समाप्त करते हैं। यह आपका स्टोइक एंकर है। यह एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गतिशील नृत्य है। यह वह मानसिक ढांचा है जो आपको अटूट बना देगा। आज हमने केवल दर्शन पर चर्चा नहीं की है। हमने एक मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का अनावरण किया है। एक एंकर जो आपको भावनात्मक अराजकता के सबसे अंधेरे समुद्र में भी स्थिर रखेगा। हमने सीखा कि हमारी भावनाएं धोखा दे सकती हैं और सच्ची शक्ति नियंत्रण के विभाजन को समझने में निहित है। हमने एक आंतरिक गढ़ बनाने और बाधाओं को अपने रास्ते में बदलने की कला सीखी। और अंत में हमने भाग्य को गले लगाना सीखा, न केवल उसे स्वीकार करना, बल्कि उससे प्यार करना। यदि इस 1 घंटे से आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, तो वह यह है, सच्ची शक्ति भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है। सच्ची शक्ति आपके और आपकी भावनाओं के बीच की जगह है। वह क्षण जहां आप चुनते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दे, वही स्वतंत्रता है, वही नियंत्रण है। आपके समय और बौद्धिक निवेश के लिए धन्यवाद। आप उन कुछ लोगों में से हैं जो इस स्तर की गहराई की तलाश करते हैं। यदि आप अपने मन पर महारत हासिल करने की इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आज आपने जो कुछ भी सीखा, उसमें से सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि क्या थी? नीचे टिप्पणी में अपना एंकर क्षण साझा करें।